यहाँ के मजदूरों और रैयतों की लड़ाई लड़ेंगे, जयराम जी भी लड़े। उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई को अलग करके लेकिन आज तक हमने देखा है कई नेता, कई पार्टी के लोग वहाँ पे धरना दिया ना, लेकिन कंपनी से बड़ी जल्दी मैनेज हो जाते। बीजेपी वाले आपके आदर्श राहुल जी को पप्पू कहते हैं। बीजेपी वाले मंदबुद्धि पूर्ण विरोधियों को तो हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जगह मिले, वो भी कर लिए आप लोग, तमाम लोग। कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन्हें जिला अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे चास प्रखंड विश्वोत्तरी के अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं। और चौधरी जी बड़े मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। हर समस्या को इनका देखने का नज़रिया कुछ और है, और इन्हीं के कारण इनको लोग प्यार करते चले जाते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं। और आपको तो लोग बेपनाह प्यार करते हैं, मानते हैं, अपना बड़ा भाई भी समझते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले आपके आदर्श राहुल जी को पप्पू कहते हैं। सबसे पहले आप सभी को जोहार, नमस्कार, जय मां अम्बे। बीजेपी वाले मंदबुद्धि लोगों से आप क्या उम्मीद रखिएगा। हमारे जो नेता हैं, हमारे आदर्श राहुल जी, इस देश में जब भी कोई आपदा आया है और या फिर सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया जिसका कि नकारात्मक प्रभाव देश में पड़ने वाला था, राहुल जी ने हमेशा चेताया। नोटबंदी के पश्चात राहुल जी ने ही कहा था कि यह फैसला हमारे सिस्टम को, हमारे ये जो क्या कहते हैं उसको, आर्थिक स्थिति को देश का चरमरा के रख देगा, तोड़ के रख देगा। छोटे छोटे व्यवसायी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने ऐसा माहौल बनवाया देश में कि चूँकि नोटबंदी, काला बाजारी और नकली नोटों को लेकर रोकथाम करेगा, आतंकवाद पे रोक लगाएगा, तो राहुल जी को उससे तकलीफ है। परिणाम क्या निकला? क्या काला धन समाप्त हो गया? क्या नकली नोटों का कारोबार समाप्त हो गया? समाप्त हो गए हमारे छोटे छोटे व्यवसायी, उनकी इकाइयां बंद हो गई। जीएसटी को लेकर हमारे राहुल जी ने इसका नाम दिया था गब्बर सिंह टैक्स। आज आप देख रहे हो कि छोटे छोटे व्यवसायी कितने परेशान हैं। सरकार के कांग्रेस का जीएसटी वन नेशन वन टैक्स था, बीजेपी का जीएसटी वन नेशन मैनी टैक्सेस हो गया है। तो लोग परेशान हैं, व्यवसायी परेशान हैं। कोरोना काल के समय में जब विश्व लेवल में कोरोना का शुरुआत हुआ था, तब उस वक्त हमारे मोदी जी हमारे देश में एक कार्यक्रम करने वाले थे, नमस्ते ट्रंप। हमारे राहुल जी ने उस वक्त भी समझाया कि चूँकि अभी एक विश्वव्यापी एक बीमारी कोरोना अपना पांव पसार रहा है, इसे ऐसी स्थिति में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि अमेरिका और भारत की दोस्ती पर राहुल जी को पच नहीं रहा है। परिणाम क्या निकला? हमारे लाखों भाई बहन इस बीमारी के शिकार हो गए। आपका कहने का मतलब हुआ कि इन तमाम मुद्दों पर राहुल जी ने चेताया था, लेकिन ये बीजेपी वाले जो पप्पू कहते हैं राहुल को, वो खुद मैंने गड्ढा खोद लिए। तो मैंने कहा कि वो मंदबुद्धि है। हमारे राहुल जी ने हमेशा देश को चेताया, देश को समझाया। अभी हमारे राहुल जी ने ये जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना को लेकर भी हमारी सरकार जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उसको कई एक बातें समझाने की कोशिश की, तो उल्टे गोदी मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार राहुल जी पर आरोप लगा रहा है। तो राहुल जी को गंभीरता से लें मोदी जी, तो शायद कुछ एक बेहतर काम कर पाएंगे। अच्छा, और एक बात बताइए कि जब से हम देख रहे हैं कि बोकारो में बोकारो जिला अध्यक्ष कांग्रेस का बना है,
और कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे खास करके उस पद के लिए, उन विरोधियों को तो हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जगह मिला। तो ये जो विरोध है और ये जो खत्म हो गया, आप स्वीकार कर लिए आप लोग, तमाम लोग? देखिए, कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसने इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, और कांग्रेस के अंदर में अगर कोई अलोकतांत्रिक फैसला हो जाए और आप कहोगे कि उसका कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसे स्वीकार कर लूं, तो ये असंभव है। संगठन ने फैसला किया है, अभी जिला अध्यक्ष के पद पर जो भी हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन्हें जिला अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था से किन्हीं को भी जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। जिन लोगों का चयन हुआ था इंटरव्यू के लिए, उन 6 लोगों में से किन्हीं को भी बना दिया जाए, मैं सहर स्वीकार कर लूँगा। ये अलोकतांत्रिक फैसला मुझे स्वीकार नहीं। और जहाँ तक बात है कि जो लोग विरोध करने गए उन्हें प्रदेश में स्थान मिल गया, वो शांत हो गए, तो आपको भी जाना चाहिए। एकदम देखिए ऐसा है, वो लोग गए, उन्हें स्थान मिला, अच्छी बात है, वो समर्पित कांग्रेसी हैं। उनका विरोध समाप्त हो सकता है, मेरा विरोध जायज़ है, मैं हमेशा विरोध करता रहूँगा। जहाँ तक बात जाने की आपने कही, तो अभी आपको मालूम है वेदांता में जो घटना घटी है और मजदूरों के साथ जो छल किया जा रहा है, यहाँ के रैयतों के साथ जो छल किया जा रहा है, उसको लेकर हम विसूत्री की पूरी टीम जिला की अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो जब तक यहाँ के मजदूरों रैयतों को हम हक नहीं दिला दे, मैं दिल्ली जाने की नहीं सोच सकता। हाँ, उनका हक मिल जाए उसके बाद दिल्ली ज़रूर जाऊँगा। तो आप लोग सुन चुके हैं कि 21 दिसंबर से जिला विसूत्री के सदस्य, उपाध्यक्ष सभी लोग मिलकर वेदांता यानी इलेक्ट्रो स्टील के समक्ष जो है कि अनिश्चितकालीन धरना देंगे। लेकिन एक बात हमने देखा दादा, कल जयराम महतो जी का प्रोग्राम था, मैं नहीं जा पाया, उत्तरी क्षेत्र चला गया था कुछ ये करने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं वेदांता जो प्रबंधक है उनको लेकर कई सारी बड़ी बातें कही है, उसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? हाँ, मेरे भी संज्ञान में ये आया है और ये बहुत ही अच्छी पहल किया है उन्होंने। मुझे तो खुशी है कि वेदांता से जुड़े हुए मजदूर रैयतों के हक के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के हक के लिए जयराम जी यहाँ आए। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ आते रहे और हम भी यहाँ के मजदूरों और रैयतों की लड़ाई लड़ेंगे। जयराम जी भी लड़ें, उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई को अलग करके अपना देखें। मैं तो उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अनिश्चितकालीन धरना जो हमारा 21 तारीख से है, आप भी समय निकालें और आप भी ज़रूर आएँ। आप अभी युवाओं के आदर्श हैं और मजदूरों और रैयतों के हक के लिए अगर आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ से मिल जाती है तो निश्चित तौर पर इस कंपनी की हिटलरशाही बंद होगी। देश की हिटलरशाही बंद होगी, मजदूर को अपना हक अधिकार मिलेगा। लेकिन आज तक हमने देखा है कई नेता, कई पार्टी के लोग वहाँ पे धरना दिया, लेकिन कंपनी से बड़ी जल्दी मैनेज हो जाते हैं। कहीं ये मांगसा आप लोगों में भी है क्या? जो मैनेज हो गए उनका शायद नींव कमज़ोर था, टूट गए। हम मैनेज होंगे, लेकिन हमारी 6 सूत्री जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर दिया जाए, समझिए हम मैनेज हो गए। क्या क्या है? कि शॉर्ट में सबसे पहले तो जो घटना घटी, ऐसी घटना है कि पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकायदा हमारे जो मजदूर भाई घायल हुए, जो मृत हो गए, तो कोई ना कोई अधिकारी इस चीज़ का दोषी है, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। वन भूमि को काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण किया गया है वेदांता के द्वारा में। वन विभाग अक्सर इस विषय में कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहता है। वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। हमारे माननीय हेमंत सोरेन साहब का एक सपना है कि हर कंपनी में, फैक्ट्री में 75% स्थानीय को नियोजन मिले, उसे यहाँ पर लागू किया जाए। इस तरह की हमारी सोच है, हमारी मांग है। और हम अपनी मांगों को, क्योंकि हमारी मांग यहाँ के मजदूर रैयत से जुड़ा हुआ है, तो जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन
जारी रहेगा। चास प्रखंड विसूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी जो हमसे एक्सक्लूसिव बातें कर रहे थे। और अंत में दादा एक बात हम फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो 75% की बात हो रही है, तो जहाँ पर प्लांट है चंदन क्यारी क्षेत्र में, वहाँ के विधायक को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं इसमें कुछ? पूरी जिम्मेदारी है। और अगर विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं और लोग इनकी बात मानते हैं, लोगों का इन पर विश्वास भी है, आज भी बना हुआ है, तो हमें अनिश्चितकालीन धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये लोग अपने पद की गरिमा के अनुरूप, अपने व्यक्तित्व के गरिमा के अनुरूप कार्य करते। तो कहीं ना कहीं वेदांता के साथ इनका साँठगांठ है, तो वो अपना साँठगांठ बनाए रखें, हम अपना काम करेंगे। अंत में एक बार और हम पूछ लेते हैं कि आखिर बोकारो के मनोनीत जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता जी को अब तक यहाँ के कांग्रेसियों ने, जो हमारे हैं इधर लोकल के, ये तमाम जो भी एक्टिव हैं, ये लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? जरा इसको। और लोकतांत्रिक तरीके से उनका चयन हुआ है। जिन 6 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, 6 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, बाकायदा हमारे प्रदेश प्रभारी ने दिया था। मेरा कहना है सारे के सारे कार्यकर्ता, बोकारो जिले के सभी कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर आश्वस्त थे कि इन 6 में से कोई उनका कप्तान बनेगा। ये 7वां किधर से आ गया? ये 7वां किधर से आ गया? ये किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। इसे किसी भी स्थिति में इसमें जैसे हम कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं कांग्रेस के, तो खतियानी गैर खतियानी की बात करते हैं, क्या कहीं कहीं ये बात तो नहीं देखने को? नहीं, मैं तो समर्पित कांग्रेसी की बात करूंगा। जिन 6 लोगों का चयन किया गया था, उनका सबसे बड़ा मापदंड यह था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अभी तक का अपना जीवन। आप इतना कुछ कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जब हमने सर्किट हाउस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से ये सवाल पूछा, तो राजेश जी का ये कहना था कि कोई यूपीएससी का एग्जाम है, हम कौन सा एग्जाम पास होकर आए हैं? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई समान हैं। ये सच है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं था और वो भी कोई एग्ज़ाम देके नहीं आए हैं, पर वो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए हैं, क्या एक आम कार्यकर्ता उस तरीके से वहाँ पहुँच सकता है? वो क्या कहना चाहते हैं कि बस लॉबिंग के थ्रू ही पद पाया जा सकता है, कार्य के थ्रू नहीं, काम के थ्रू नहीं, समर्पण के थ्रू नहीं। कांग्रेस की एक अपनी चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया के तहत ही पदाधिकारियों का चयन होता है। क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को भाजपा की राह पर ले जाना चाहते हैं, जिसका कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बस वहाँ पर घोषणा हो गया और हो गया? हमारा कहना है कि कुछ तो मानक होगा। चयन का मानक क्या होना चाहिए? समर्पण, लोकप्रियता। क्या हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ये कहना चाहते हैं कि जिन मानकों पर उनका चयन लिया गया है उसमें समर्पण था और हमसे ज़्यादा समर्पित हैं हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उमेश जी? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी का जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 9 प्रखंड में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है जो हमने अपने अपने पद पर रहते हुए नहीं हासिल किया था? एक सर्वे करा लें हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे जिले का, लोकप्रियता को आधार मान ले, समर्पण को आधार मान ले, या किसी भी मानदंड को वो उठा लें और इन हम 6 प्रत्याशियों में और नवनियुक्त अध्यक्ष में एक तुलनात्मक सर्वे करा ले, वो उन्हें पता चल जाएगा कि उनका ये फैसला सही था या गलत था। तो आप लोगों ने देखा कि भैया का साफ कहना है कि लोकप्रियता, समर्पण जिन 6 लोगों में थी उन्हें नहीं बनाया गया। और इस तरह की बातें अगर सोशल मीडिया पे चलती है, इस तरह की बातें अगर पार्टी से बाहर आती हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भारी नुकसान हो। और इसको लेकर तमाम जो सुनने वाले हैं हमारे इस वीडियो को, कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी, वो इस पर निर्णय लें, अन्यथा आने वाले समय में साफ पार्टी का नुकसान दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों का छोटा भाई KR बोकारो, ग्रामीण टीवी से, जय झारखंड।